तो जो एनआईसीयू में बच्चे होते हैं मैम, उनको तो शायद वैक्सीनेशन डिले हो जाता है। सर ऐसा हर बेबी में नहीं है। जो हम बर्थ वैक्सीनेशन की बात करते हैं, आइडियल टाइम होता है 24 आवर। ओके। बट अगर किसी भी रीज़न से बच्चे का रह जाता है तो 1 वीक और 2 वीक तक हम कवर कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा हमारे एक्सट्रीम प्रीमेच्योर है, जिनका वेट 800-900 ग्राम है, तब तक हम उन्हें नहीं लगाते जब तक वो 1500 ग्राम अचीव नहीं कर लेते, बिकॉज वो बॉडी उनका इम्यून रिएक्शन ही नहीं आएगा। ठीक है मैम। मैम कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं और कुछ बच्चे सोते ही नहीं हैं, इसको लेके पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं। सर देखिए, इसमें एक्चुअली ना हर बच्चे का जो अपना रूटीन है, स्लीप वेव साइकिल है, वो अलग अलग है। ऑन एन एवरेज 15 to 18 आवर्स हर बच्चा सोता है। कुछ बच्चे रात में ज़्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं। मोस्टली बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं और रात में जगते हैं। 15 to 18 आवर्स तो नॉर्मल है। पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते, लेकिन सर उनको वो वेक टाइम ज़्यादा पता चलता है और स्लीप वाला ज़्यादा पता नहीं चलता है। मैं आपको इससे बहुत अच्छी बात समझा सकती हूँ। जैसे जब प्रेग्नेंट लेडी है, जब उसके पेट में बेबी है और वो सारा दिन अपना कुछ ना कुछ काम कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं कि बच्चे को झूला लग रहा है। ओके। जब वो दिन भर एक्टिव है तो, और रात में जब वो सोती है तो बेबी को झूला नहीं लगता है तो वो एक्टिव हो जाता है। मदर ये हमेशा बताती भी है कि जैसे मैं सोने जाती हूँ एंड नाउ बेबी इज किकिंग, स्टार्ट किकिंग। बिल्कुल सेम। बेबी जब बॉर्न होता है फर्स्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ सेम साइकिल रहता है कि बेबी दिन में आपका सो जाएगा और रात में जगेगा, और उसी लिए फैमिली सारी परेशान रहती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, मैं सारी चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ। कैंगरू मदर केयर क्या होती है मैम? सर कंगारू मदर केयर बेसिकली है अपना ऑस्ट्रेलिया का जो कंगारू हमारा जो एनिमल है, उसमें आप सबको पता है कि उसमें एक पॉकेट होती है जहाँ पे वो अपने बेबी को अपने पास रखते हैं। बिल्कुल। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहता है। हाँ। एट द सेम आइडिया वी आर फॉलोइंग इन एनआईसीयू, जहाँ पे प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, LBW जो 2.5 kg से नीचे बेबी वेट है, वहाँ पे मदर आती हैं और अपनी स्किन टू स्किन, चेस्ट पे चेस्ट बेबी को रख के मिनिमम 1 आवर वो बैठती हैं। ओके। तो उससे बेबी को कई सारे बेनिफिट है। मैम ये कई बार सुनने में आता है एप्गार स्कोर। जी सर। क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है सर। जो हमारे एप्गार है APGAR, ओके। इसकी फुल एक है। A फॉर अपीयरेंस दैट इज कलर, P फॉर पल्सेस दैट इज हार्ट रेट, G फॉर ग्रिमेसेस यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी, देन अगेन सेकंड A इज फॉर एक्टिविटी टोन एंड R फॉर रेस्पिरेशन। तो ये एक स्कोर है जो जब बेबी का जन्म होता है तो हम 1 मिनट की लाइफ पे और एक अगेन 5 मिनट की लाइफ पे उसको वो स्कोर देते हैं। इसके जो मैक्सिमम है वो 10 है और जो मिनिमम है वो ऑफ कोर्स 0 तक जा सकता है। ये हेल्प करता है हमें प्रोग्नोसिस करने में, जब बेबी रोते नहीं है उन कंडीशन में कितना सिग्निफिकेंट होना है इंसल्ट ब्रेन को। मैम बच्चे रात को रोते बहुत हैं और पेरेंट्स यूजुअली टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया, अभी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो रात को रोने के कॉमन कारण क्या होते हैं? देखिए वही अगेन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चों में रोना इज़ द ओनली की टू कम्युनिकेट, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि वो हंग्री हैं और फीड ही कराना है। कई और रीज़न है, मे बी हो सकता है उसको जस्ट बोर्डम हो रही है बिकॉज उसको एक ही जगह लिटाया हुआ है, एक ही टाइप की वॉल दिख रही है। अच्छा, बच्चे भी बोर फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चे जो हैं वो पूरा लिटिल ह्यूमन है, उनकी पूरी साइकोलॉजी डिफरेंट है। मॉस्किटो बाइट हो सकता है, कहीं पे बॉडी में उनको ईचिंग हो रही है, मे बी जो कपड़ा जो नीचे आपने बिछाया हुआ है उस पर कोई क्रीज है जो उसको शायद परेशान कर रही है। मेनी रीजन आर देयर, और जस्ट दे वांट अ हग और जस्ट कि उनको कोजी होना है, अपनी माँ की या केयर गिवर की गोदी में आना है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो दिस इज द रीजन कि वो रोएंगे। मैम कोलिक के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर बच्चा रात को रोए तो एक ड्रॉप पिला दो, ये क्या कंसेप्ट है मैम? सर वो बहुत ही गलत कंसेप्ट है जो आप बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराना चल रहा है कि ये फिनार्गन आप पिला दीजिए, फिनार्गन के नाम से बहुत फेमस है। दैट इज एक्चुअली स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। सो अब कोई भी क्यों देना चाहेगा अपने बच्चे को, है ना? तो और वो ब्रेन पे भी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है अगर आप ज़्यादा देते हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट जब देते हैं उनकी नाइट अच्छी निकलती है तो वो एक हैबिचुअल हो जाते हैं। अच्छा रोज पिलाओ एंड नाइट आपकी पीसफुली निकल जाएगी। तो क्या बच्चों के पेट में दर्द होना कॉमन है या नहीं है? है, कॉमन है सर। कॉलिक बेसिकली क्या है कि जो भी बच्चा फीड ले रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी इवन बॉटल फीडिंग, दोनों में गैस बनती है, गैस ज़्यादा जाती है। बॉटल फीडिंग में ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। तो जो वो गैस है, जो वो हम लोगों को भी जैसे गैस फील होती है, वो हमें प्रेशर फील होती है। बच्चे उसे प्रेशर ना फील करके पेन फील करते हैं, तो इसलिए वो रोते हैं। ओके मैम। मैम कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेरेंट्स को यूजुअली घर पे रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए? सर मैं तो ये कहूँगी शुरू में 1 महीना तो कोई भी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं पता मेरे बेबी को फीवर क्यों आया है, क्यों रो रहा है, क्यों वॉमिट हुई है।
आप जस्ट वो सिम्टम दबा देंगे वो आप दवाई देने से। ओके बॉडी का रेज टेम्परेचर हुआ, आपने पैरासिटामोल दे दी, फीवर सबसाइड हो गया, बट वो इन्फेक्शन की वजह से था या कोई जॉइंट में स्वेलिंग थी या क्या रीज़न था, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता है, आप उसका नेचर जान जाते हो, कुछ चीज़ें आप भी एज ए न्यू पेरेंट सीख लेते हैं, बिल्कुल देन यू कैन हैव सम प्राइमरी मेडिसिन। बिल्कुल मैम। मैम क्या न्यू बोर्न के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ स्पेशल करना चाहिए? सर स्पेशल तो नहीं, बट हाँ मतलब एज ए पेरेंट यू शुड बी देयर फॉर योर चाइल्ड, नॉट ओनली न्यू बॉर्न, एट एनी एज। ओके मैम, आपके बच्चे को ये पता हो कि यू आर देयर सही बात टू है। लिसन, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। एंड वन थिंग आई वुड से कि माय फादर यूज्ड टू से, बच्चों को हमेशा अपनी पेरेंट की जो मेमोरीज है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। दे शुड नॉट हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि अच्छा मेरे फादर ने कभी इतने साल पहले मुझे ये बोला था या मदर ने मुझे ये बोला था। सही बात है। जब भी वो सोचें अपने पेरेंट्स के बारे में, अच्छा अच्छा सोचें। बिल्कुल मैम। टम्मी टाइम का क्या मतलब है मैम? टमी टाइम इज़ जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जब बेबी को हम टमी पे रखते हैं, यानी Okay. कि उल्टा लेटा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो टमी टाइम होता है। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो आप देख रहे हैं कि टमी उसकी दब रही है तो गैस ऑटोमेटिकली रिलीज होगी, ओके डाइजेशन में हेल्प करेगा। बच्चा धीरे धीरे, आप नॉट ऑन द फर्स्ट डे बट धीरे धीरे वो ये वाली अपनी जो गर्दल है ये सब उठाने की कोशिश करेगा, तो ये जो ट्रंक मसल्स हैं वो डेवलप होती है। ओके मैम। मैम बर्पिंग का क्या मतलब होता है? बर्पिंग बेसिकली हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि डकार दिलाना। ठीक है। आपने दूध पिलाया है, बच्चे को डकार दिलाना ज़रूरी है, ओके क्योंकि वो गैस, वही कॉलिक वाला जो गैस कहीं भी रह जाएगी, वो बाद में हो सकता है कि लेटी हुई पोजीशन में अगर डकार आती है किसी भी रीज़न से, कई बार दूध भी उसके साथ ऊपर आता है और बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, यानी कि फेफड़ों में जा सकता है, जो कि बहुत डेंजरस है। ठीक है। तो डे 1 से ही बच्चे को डकार दिलवाना जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, डे 1, डे Okay. फर्स्ट फीड। मैम डिहाइड्रेशन के बारे में भी बच्चों में बहुत कॉमन बात करी जाती है, तो उसके क्या साइंस होते हैं, कैसे पेरेंट्स को पता चलेगा? डिहाइड्रेशन बेसिकली है कि किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। ठीक है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, मे बी लूज स्टूल, या इनटेक कम हो रहा है किसी भी तरह से। ठीक है। तो उसके साइन सिम्टम जो है न्यूबॉर्न में थोड़े से स्पेशल हैं अडल्ट से, जैसे कि यहाँ पर हम तालू जो बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटनली, ठीक है, वो ओके। थोड़ी दब जाती है ओके। है ना। कई पेरेंट्स उसका अप्रिशिएट कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते। पेरेंट्स के लेवल पे दे कैन सी कि आँख थोड़ी दबी हुई लग रही है, संकन आइज, टीयर्स नहीं है, टंग ड्राई लग रही है, यूरिन बहुत कम हो गया है, ओके। जो नेपीज़ हैं जितनी ठीक है। दिन में वेट होनी चाहिए। और अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वेट जब देखेंगे तो वेट लॉस भी मिलेगा। ठीक है मैम। मैम ये हमारा पहला राउंड था जिसमें हमने जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी। अब हमारा सेकंड राउंड है जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। लोगों के मन में कुछ विश्वास हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी। हम आपसे पूछेंगे कि वो सही हैं या गलत हैं। आपने 1 वर्ड या 1 लाइन में इनका आंसर देना है मैम। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हर बेबी को कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यू बोर्न का फीवर हमेशा सीरियस इलनेस का साइन होता है? नॉट ऑलवेज। पेसिफायर यूज करना बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है? सर इंडिया में ज़रूर, क्योंकि इंडिया में फॉरेन के कंपैरिजन में इन्फेक्शन, डस्ट, पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए। न्यूबॉर्न जॉन्डिस का इलाज हमेशा फोटोथेरेपी से होता है? नॉट ऑलवेज, जैसे मैंने पहले भी बात करी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में इसकी ज़रूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट की। अगर पैथोलॉजिकल है तो हम करते हैं। हेल्दी लुकिंग बेबीज़ को रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि हेल्दी पेरेंट्स को लग रहा है मे बी हो सकता है ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं हो रही है या और कोई कंसर्न है, उनके लिए बीच बीच में फॉलोअप की ज़रूरत होती है। न्यूबॉर्न कोल्ड कफ कभी भी डेंजरस नहीं होता? हमेशा नहीं बोल सकते, बट कभी कभी या इट कैन डेवलप इन गेट इनटू कन्वर्ट इनटू निमोनिया आल्सो। न्यूबॉर्न का डायरिया हमेशा टेंशन की बात होता है? नहीं, हमेशा नहीं। डायरिया एक्चुअली वो डायरिया है भी या नहीं, पहली बात तो वो पहचानना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो नॉर्मल ही स्टूल है, जिसे हम गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स पहले समझा चुके हैं। ओके मैम। प्रीमैच्योर बेबीज़ कभी नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर सकते? नॉट ऑलवेज। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ शुरू में थोड़ी स्लो होती है और 1 ईयर तक आते आते वो नॉर्मल बेबीज़ की तरह वेट एंड लेंथ कर लेते हैं, जिसको हम कैचअप ग्रोथ कहते हैं। जिन बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है? नॉट ऑलवेज। बहुत ही कम बेबीज़ होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और उस वेंटिलेटर में भी वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे अगर वेंटिलेटर पे रहते हैं तो उनको आगे हम कहते हैं जिनके इमेच्योर लंग्स हो जाते हैं, थोड़े कमज़ोर लंग्स रहते हैं,
तो वो बहुत ही इजीली कोल्ड कैच कर लेते हैं, बाद में निमोनिया जल्दी होता है, बट दैट पॉपुलेशन इज हार्डली लेस देन 1%। ओके। और सिजेरियन सेक्शन यानी कि सर्जरी से पैदा होने वाले बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ जो वेजाइनल डिलीवरी के कंपैरिजन में जो बेबीज़ जो सिजेरियन से बॉर्न हो रहे हैं उनमें हो सकता है। उसका रीज़न ये रहता है कि जो हमारा गट का माइक्रोबियोम है, यानी कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में होते हैं वो फ्लोरा चेंज हो जाता है जब आप सिजेरियन करते हैं। अच्छा, इसलिए ओके। एनआईसीयू में हर बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाता है? नहीं, निकू में कई बेबीज जॉन्डिस के लिए होते हैं, इन्फेक्शन के लिए होते हैं, ग्रोइंग प्रीटर्म जो केवल वेट इंक्रीज करने के लिए होते हैं, तो सब बच्चों में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एनआईसीयू में ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। जो बच्चे नियर डिस्चार्ज पॉइंट पे आ गए हैं, जिनको ओरल फीडिंग अलाउड है, जॉन्डिस वाले जो बेबीज़ हैं, उनमें हम मदर को बुलाते हैं और टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाते हैं। एनआईसीयू सिर्फ प्रीमैच्योर बेबीज़ के लिए होता है? सिर्फ नहीं, हाँ, बट आज के एरा में प्रीमेच्योरिटी एज ज़्यादा दिखी जाती है, तो काफ़ी एडमिशन प्रीमेच्योर बेबीज़ के होते हैं, बट प्रीमेच्योर बेबीज़ के अलावा दूसरे टर्म बेबीज़ भी हमारे यहाँ एडमिट होते हैं। सेप्सिस होता है, जॉन्डिस होता है, दूसरी तरह के बेबीज़ भी निको में होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज़ को एनआईसीयू में रखा जाता है? सर, लो बर्थ वेट बेबी हम कहते हैं जिन बेबीज़ का वेट 2.5 किलो से कम है। तो हर 2.5 किलो से नीचे के बेबी को आप आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकते और ना ही ज़रूरत होती है। आमतौर पे हम 1800 ग्राम से जो नीचे के बेबीज़ हैं उनको एडमिट करते हैं। एनआईसीयू से डिस्चार्ज होने के बाद बेबी को कोई फॉलोअप केयर की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि निकू से डिस्चार्ज उनको तब किया जाता है जब वो रूम एयर पे स्टेबल हैं, फीड अपनी ले रहे हैं और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। बट घर जाने के बाद क्या केयर हो रही है उसको टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी है कि बेबी का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टूल क्या पैटर्न हो रहा है, यूरिन क्या है, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी कोई टेस्ट रह तो नहीं गए, स्पेशली आँखों का चेकअप है, कानों में सुनने की क्षमता का टेस्ट है, वो सब फॉलोअप में देखा जाता है। एनआईसीयू का मतलब है बेबी की कंडीशन सीरियस है? नॉट ऑलवेज। आईसीयू में देखिए रखा ऑफकोर्स उन बेबीज़ को जाता है जहाँ पे आईसीयू की ज़रूरत है। अगर वो बहुत स्टेबल होते तो ऑफकोर्स मम्मी के पास दे दिए जाते, बट यहाँ वो हमेशा सीरियस नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 32 से 34 हफ्ते के बीच की जो एज है, जहाँ पे फीडिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं आता है, स्वालोइंग एंड सकिंग, ठीक है। तो उनको केवल फीड इस्टेब्लिशमेंट के लिए रखा जाता है। कुछ बच्चों को जॉन्डिस के लिए रखा जाता है, तो वो सीरियस नहीं होते, बट या उनको निकू की स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। मैम ये हमारा सेकेंड राउंड था, अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कोशिश करनी है एक वर्ड में देने के लिए। कोई गिफ्ट हैम्पर भी है सर? मैम क्वेश्चंस के बाद हम डिसाइड करते हैं। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है मैम, न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन इलनेस? सबसे कॉमन इलनेस जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क, इम्यूनिटी के लिए कौन सा बेहतर? ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, प्रोटीन होते हैं। वन वर्ड मैम। न्यूबॉर्न का पहला वैक्सीनेशन कब लगता है? आइडियली विद इन फर्स्ट 24 आवर, बट 1 वीक तक कवर कर सकते हैं। टमी टाइम कब स्टार्ट करना चाहिए? यू कैन स्टार्ट विद इन फर्स्ट 2 days ऑल्सो। न्यूबॉर्न की रूम का आइडियल टेम्परेचर? 20 to 20 डिग्री सेल्सियस। एनआईसीयू बेबीज़ के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर? दैट इज इन बिटवीन 36.5 to 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अलग अलग होता है मैम? जी सर, वो स्किन का टेम्परेचर है, वो रूम का टेम्परेचर था। ओके। क्या एक न्यूबॉर्न नॉर्मली रात भर सो सकता है? नहीं, और सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न का जो स्लीप अवेक साइकिल है दैट इज़ 45 मिनट्स, तो वो बार बार रात में उठेगा, मे बी फीड के लिए या मे बी डायपर चेंज के लिए। ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद बेबी 4 to 5 आवर्स सोने लगते हैं। ओके। एक हेल्दी बेबी एक दिन में कितने डाइपर्स वेट करता है? मिनिमम 5 to 7, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। न्यूबॉर्न की स्किन केयर के लिए एक एसेंशियल टिप? अ गुड मसाज। कितने वेट के बेबी को लो बर्थ वेट बोला जाएगा? लेस देन 2.5 kg। डिस्चार्ज के बाद बेबी का पहला चेकअप कितने दिनों में होना चाहिए? अगर बहुत ही यंग एज पे डिस्चार्ज किया गया है तो विद इन 72 आवर्स, थोड़ा ओल्ड बेबी है तो विद इन अ वीक। एक फूड जो ब्रेस्ट फीडिंग मोम्स को अवॉइड करना चाहिए? सर ऐसा वैसे कोई फूड है नहीं, बट या यू कैन लिमिट टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। एक क्राइंग बेबी को सूद करने के लिए एक टिप? रॉकिंग, स्विंग, स्वेडलिंग, सिंगिंग एंड जस्ट कडलिंग। न्यूबॉर्न अपने पेरेंट्स की आवाज़ पहचान सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं। नॉट ओनली न्यूबॉर्न, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही वो माँ की दिल की धड़कन और आवाज़ को पहचानता तो अभिमन्यु वाली स्टोरी सच है? है। जी सर। न्यूबॉर्न फीवर का
सबसे कॉमन रीज़न। डिहाइड्रेशन। NICU में यूज होने वाला एक लाइफ सेविंग डिवाइस। रेडिएंट वार्मर, जो बेबी का बेड है वो उसे वार्म रखता है। कोल्ड के लिए सबसे इफेक्टिव प्रिवेंशन। बेसिक हाइजीन एटिकेट्स। NICU का सबसे कॉमन एडमिशन रीजन। अभी इस एरा में तो प्रीमेच्योरिटी। एक मैसेज जो नए पेरेंट्स को पता होना चाहिए। सर इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी काम एंड कंपोज्ड। इसके लिए जो एक नॉर्मली कहा जाता है कि आप हैप्पीनेस या किसी को खुश तब रख सकते हो जब अंदर से खुद खुश हो। ओके, फ्रस्ट्रेटेड माइंड एंड फ्रस्ट्रेटेड सोल से यू कांट कीप एनीवन हैप्पी। बिल्कुल तो सही बस बात। वही है। मैम ये था हमारा आज का शो, जिसमें Thank you, हमने thank you, न्यू बोर्न के बारे में सब कुछ पूछा। आपने बहुत अच्छे से पेरेंट्स के सारे डाउट्स को क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक Thank यू you, वेरी thank you, मच sir. फॉर कमिंग इन टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।